नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि यूएसए ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया है? यह केवल एक देश का फैसला है या इससे पूरी दुनिया की हेल्थ पॉलिसी पर असर पड़ेगा? व्हाट इफ आई टेल यू दैट दिस डिसीजन कुड चेंज ग्लोबल हेल्थ फॉरएवर? डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया की हेल्थ इमरजेंसीज, डिसीजेस और पैंडेमिक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा फंडिंग पार्टनर मतलब यूएसए इसे छोड़ चुका है। तो अब सवाल ये है, क्या डब्ल्यूएचओ अब कमज़ोर हो जाएगा? क्या ब्रिक्स और बाकी देश इसे बचा पाएंगे? क्या ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी अब पूरी तरह से बदल जाएंगी? तो आइए आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे और समझेंगे कि यूएसए का डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलना सिर्फ एक देश का फैसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा गेम चेंजर क्यों है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें कि यह सिर्फ एक न्यूज़ नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल एनालिसिस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है जो 7 अप्रैल 1948 को एस्टैब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं। डब्ल्यूएचओ का मेन ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया भर की हेल्थ इंप्रूव करना, पैंडेमिक्स को कंट्रोल करना और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रमोट करना। दोस्तों, आपने सुना होगा कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है। ये डब्ल्यूएचओ की एक बड़ी अचीवमेंट थी। तो दोस्तों, हाल ही में न्यूज़ आती है कि अमेरिका ने 20 जनवरी 2025 को डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। अब सवाल यह उठता है कि डब्ल्यूएचओ को फंडिंग कहाँ से मिलती है? क्या यह केवल सदस्य देशों पर निर्भर है या कोई सिस्टम भी है? दरअसल डब्ल्यूएचओ की फंडिंग दो हिस्सों में बटी है, एसएस कॉन्ट्रीब्यूशंस और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। आइए जानते हैं इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो है एसएस कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये एक मैंडेटरी पेमेंट होता है जो हर मेंबर कंट्री को देना पड़ता है। इससे डब्ल्यूएचओ के सैलरीज, एडमिन कॉस्ट और इसेंशियल फंक्शंस कवर किए जाते हैं। दूसरा है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। ये डोनर एजेंसीज और कंट्रीज़ के एडिशनल कंट्रीब्यूशंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि पोलियो, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। पर दिक्कत ये है कि ये फंडिंग अनप्रेडिक्टेबल होती है और ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, जो डब्ल्यूएचओ को वल्नरेबल बना देती है। तो इसमें यूएसए का कहना है कि वह डब्ल्यूएचओ में डिसप्रपोर्शनेट फंडिंग कर रहा था, इसलिए उसने विड्रॉ करने का डिसाइड किया है। साथ ही अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को स्लो और ब्यूरोक्रेटिक भी बताया है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यह डिसप्रोपोर्शनेट फंडिंग क्या होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक बड़ी फंडिंग क्राइसिस फेस करती है? ये इशू कहलाता है डिसप्रोपोर्शनेट फंडिंग। डिसप्रोपोर्शनेट फंडिंग का मतलब है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कुछ सिलेक्टेड डोनर्स या कंट्रीज पर ज़्यादा होती है और बाकी कंट्रीज उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग का बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके या प्राइवेट डोनर से आता है। अगर ये डोनर्स अपना पैसा वापस ले ले तो डब्ल्यूएचओ जैसे इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कुछ पावरफुल नेशंस पॉलिसीज पर ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है, जो कि एक फेयर फेयर नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग ज़्यादा बैलेंस होनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब सवाल ये आता है कि यूएसए अगर डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलता है तो क्या डब्ल्यूएचओ फाइनेंशियली स्टेबल रह पाएगा? अगर यूएस और इससे जुड़े डोनर्स जैसे कि यूएसएआईडी फंडिंग बंद कर देते हैं तो डब्ल्यूएचओ की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और बढ़ सकती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम्स पर, स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज में जो डब्ल्यूएचओ इनिशिएटिव्स पर डिपेंड करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यूएसए का ये डिसीजन सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अमेरिका के इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है? क्या वाकई डब्ल्यूएचओ में सुधार की ज़रूरत है? तो दोस्तों, यूएसए का कहना है कि डब्ल्यूएचओ ब्यूरोक्रेटिक और इनएफिशिएंट है जो स्लो रिस्पॉन्स करता है। पर सच ये भी है कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और क्लाइमेट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को टैकल करने में बड़ा रोल प्ले किया है। क्या रिफॉर्म ज़रूरी है? बिल्कुल। पर डब्ल्यूएचओ को कमज़ोर करना ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए रिस्क बन सकता है। बट आर इंस्टीट्यूशंस लाइक डब्ल्यूएचओ रियली इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। Ekemoglu and
रॉबिन्सन्स की फेमस बुक वाई नेशन फेल्स का एक बड़ा सा की टेकअवेज ये है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस से ही प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी आती है, लेकिन हाइपर नेशनलिज्म और नेशन फर्स्ट जैसी पॉलिसीज ग्लोबल कोऑपरेशन को कमज़ोर कर रही है। यूएस एक्सपर्ट्स अगर डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलते हैं तो इसका सीधा असर डेवलपिंग नेशंस के हेल्थ प्रोग्राम पर पड़ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या डब्ल्यूएचओ को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ गिने चुने देशों की ही है, या फिर ग्लोबल साउथ जैसे कि एशिया और अफ्रीका, इनको भी इसमें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए? अगर यूएसए ने एग्जिट ले भी लिया तो क्या दुनिया रुक जाएगी? नहीं, एशिया और अफ्रीका को लीडरशिप रोल लेना होगा ताकि वो सिर्फ रिच नेशन पर डिपेंड ना करे। जैसे कि पहला, फंडिंग गैप मैनेजमेंट। ब्रिक्स नेशंस जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका डब्ल्यूएचओ की फंडिंग बढ़ा सकती है। अल्टरनेटिव फंडिंग मॉडल्स, फाइनेंशियल मॉडल्स डेवलप करना होगा जो सस्टेनेबल हो। दूसरा है एक्सपर्टीज स्ट्रेंथनिंग। डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्थ एक्सपर्ट ट्रेन करने होंगे जो रीजनल डिसीजेस को समझ सके। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल एक्सपांशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डब्ल्यूएचओ की हेडक्वार्टर सिर्फ जिनेवा तक सीमित रखना नहीं चाहिए, अफ्रीका या साउथ एशिया में नई रीजनल ऑफिसेस होने चाहिए। एंड फोर्थ वन इज लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स। डब्ल्यूएचओ की ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रीमलाइन करना होगा ताकि पॉलिसी डिसीजन फास्ट हो सके। फोकस सिर्फ हाई इनकम कंट्रीज तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि भविष्य में क्या होगा? क्या डब्ल्यूएचओ इस बदलाव के साथ खुद को मजबूत कर पाएगा? एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि फ्यूचर में कोई नया एडमिनिस्ट्रेशन डब्ल्यूएचओ में वापस आए, जैसे कि 2021 में बाइडेन ने किया था। पर जब तक ये नहीं होता, ग्लोबल साउथ को ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस का कंट्रोल लेना होगा। क्या आपको लगता है कि डब्ल्यूएचओ इंडिपेंडेंट होना चाहिए या यूएसए जैसा पावरफुल नेशन इन्फ्लुएंस करे? आपके विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए जानते हैं कि इसके रिलेटेड यूपीएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर प्रीलिम्स, मेंस एंड एसए के कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। आप स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो एंड ट्राई टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस। आई रियली होप कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। सो व्हाट्स द कंक्लूजन? The US exit from WHO is definitely a challenge, but it also presents new opportunities. दोस्तों, यूएसए का एग्जिट एक सेटबैक है, पर एक अपॉर्चुनिटी भी है ग्लोबल हेल्थ को नए डायरेक्शन में ले जाने की। एशिया और अफ्रीका को आगे बढ़ना होगा ताकि डब्ल्यूएचओ एक इंक्लूसिव और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बन सके। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का सवाल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की हेल्थ पॉलिसीज, हेल्थ सिक्योरिटी का सवाल है। क्या आप सोचते हैं कि डब्ल्यूएचओ को इंडिपेंडेंट फंडिंग स्ट्रक्चर पर शिफ्ट करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना ओपिनियन बिल्कुल शेयर करें। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हरे कृष्णा।